कल यूपी में दूसरे चरण के लिए होगा मतदान। पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आज रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। यूपी के रण में पीएम मोदी की विशाल जनसभा। आगरा, बरेली और शाहजहांपुर से भरे चुनावी हुंकार। सपा कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। बसपा ने यूपी के 3 और प्रत्याशी किए घोषित। रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव उम्मीदवार, अम्बेडकर नगर से कमर हयात अंसारी प्रत्याशी, बहराइच से ब्रजेश कुमार सोनकर को टिकट। संभल में प्रचार अभियान तेज। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे चुनावी दौरा। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। 28 अप्रैल को बुलारे विधानसभा में गरजेंगे अखिलेश। कन्नौज से अखिलेश यादव और बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने किया नामांकन। कलेक्ट्रेट में दाखिल किया नामांकन। कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। इंडिया अलायंस प्रत्याशी आलोक मिश्रा के स्कूल में छापा। अवैध रूप से प्रचार सामग्री जमा करने को मिली थी सूचना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और उन्नाव से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एआरटीओ कार्यालय में हुआ बड़ा खुलासा। काम के बदले पैसे लेने का हुआ खुलासा। फेसबुक आईडी से स्क्रीनशॉट हुआ वायरल। अनमोल यादव नाम के युवक की फेसबुक आईडी थी। वायरल स्क्रीनशॉट में पैसे लेने का दावा किया गया है। उन्नाव के आरटीओ विभाग के आरआई ने काम के एवज में ऑनलाइन रिश्वत ली थी। स्क्रीनशॉट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। 5,000, 4,000, 1,500 व 900 का ट्रांजैक्शन। स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद डिलीट किया गया। सरकार के जीरो टॉलरेंस पर उठ रहे हैं सवाल। एआरटीओ कार्यालय के आरआई कृष्ण कुमार यादव से जुड़ा है ये पूरा मामला। और ये स्क्रीनशॉट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एआरटीओ कार्यालय में हुआ बड़ा खुलासा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। स्क्रीनशॉट वायरल किया गया है। पैसे लेके हो रहा था काम। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की। इस दौरान पीएम मोदी ने 9 जातियों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। आगरा में पीएम मोदी ने कहा कि यहां यूपी में हमारे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, जाट, गुर्जर, राजभर, तेली, पाल ऐसी अनेक ओबीसी जातियां हैं। भारत के संविधान के अनुसार उनका हक है। उनका हक इनसे छीनकर सपा और कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि सपा अपने वोट बैंक की खातिर यादवों से ही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही है। मोदी ने आरोप लगाया कि अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाकर रहेगी। इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है कि 27% का ओबीसी का जो कोटा है उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए, छीन लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। पीएम ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जो 2 लड़कों में दोस्ती है, इसका आधार भी ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। दोनों मिलकर भाषण में तो ओबीसी करते हैं और पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये कांग्रेस ने तरीका निकाला है, जो ओबीसी का कोटा है, 27% का जो ओबीसी का कोटा है, क्योंकि मैं भी उस समाज से आता हूं, इसलिए मुझे उसकी पूरी बराबर जानकारी है। ये जो 27% आरक्षण का कोटा है, अब उन्होंने तय किया है कि उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए। यूपी में भी यही खेल खेलने का है, यही कारनामा दोहराना है। देश में जहां जहां मौका मिले, ये पिछले दरवाजे से चोरी छिपी से ओबीसी का हक लूट लेना, एससी का हक लूट लेना, एसटी का लूट लेना और उनको दे देना। और इसमें उसे समाजवादी पार्टी का पूरा साथ मिल रहा है। आप याद कीजिए, 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले
कांग्रेस की केंद्र सरकार ने तब भी ऐसी ही कोशिश की थी। इन्होंने ओबीसी के आरक्षण का एक हिस्सा धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को देने का फैसला किया था, लेकिन तब ये अपने इरादों में सफल नहीं हुए। यूपी के लोगों को और विशेषकर ओबीसी समुदाय को कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल, कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल, ये मेरे ओबीसी भाइयों बहनों को समझना पड़ेगा। दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को ये सपा कांग्रेस का खेल समझना पड़ेगा। यहां यूपी में हमारे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, जाट, गुजर, राजभर, तेली, पाल ऐसी अनेक ओबीसी जातियां हैं। उनका हक है, भारत के संविधान के अनुसार हक है, तो इनसे छीनकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की खातिर यादवों, पिछड़ों से ही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही है। तुष्टीकरण में डूबी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की एक ही प्रकार की सोच है। और यहां उत्तर प्रदेश में जो दो लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। यूपी के कौशाम्बी जिले में लोकसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कौशाम्बी में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा, जिसके लिए 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी है। नामांकन प्रक्रिया 3 मई तक चलेगी। डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार राय ने बताया कि नामांकन के लिए जिलाधिकारी कक्ष संख्या 3 को तैयार किया गया है। ये नामांकन कक्ष सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सुविधाओं से लैस रखा गया है। नामांकन सुबह 11 बजे से शाम के 3 बजे तक का समय निर्धारित है। पंचम चरण का कल से आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी और उसके उपरांत हम लोगों की तरफ से पब्लिक नोटिस जारी करने के उपरांत कल 11 बजे से 3 बजे के बीच में कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और ये नॉमिनेशन 3-5 तक प्राप्त किए जाएंगे। नॉमिनेशन की सारी व्यवस्थाएं जो आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप हम लोगों ने कर लिया है। जिला अधिकारी के न्यायालय कक्ष में कक्ष संख्या 3 में नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। वहाँ सीसीटीवी की व्यवस्था प्लस कंप्यूटर और जो भी आवश्यक उपकरण रखे जाने के निर्देश थे उन सबको वहाँ पे अनुरक्षित कर लिया गया है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया कल नोटिफिकेशन के बाद 11 बजे से 3 बजे तक चले कल से प्रारंभ रहेगी। प्रत्याशियों के लिए क्या बाउंडेशन होगा? प्रत्याशियों के लिए जो आयोग के रिस्ट्रिक्शंस हैं आप सभी जानते हैं। आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, तो बिना अनुमति के कोई जुलूस इत्यादि की शक्ल में नहीं चलेंगे। वाहनों की संख्या सीमित है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि दूसरा चरण चुनाव का कल है और 8 राज्यों से होकर आ रहा हूं। हर जगह लहर बन रही है। कांग्रेस की 2 महीने पहले संक्षेप था, लेकिन जिस तरह से ग्राउंड पर गए समझ में आया जो टीवी पर दिखता है वो जमीन पर हकीकत नहीं है। जमीन की हकीकत कुछ और ही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जमीन पर आभास है कि चुनाव हो रहा है। लोगों के मन में आ गया है कि धोखा हुआ है। किसान हो, नौजवान हो, चाहे अग्निवीर का नौजवान हो, सभी यही कह रहे हैं उनके साथ धोखा हुआ है। हर घंटे 2 नौजवान देश में हत्या कर रहे हैं। लगभग 8 राज्यों से जुड़ते हुए आ रहा हूं। हर जगह एक अंडरकरेंट जिसको हम कहते हैं वो धीरे धीरे लहर बन रहा है। 2 महीने पहले जब मैं निकला तो मन में बहुत संशय था, मायूसी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद मजा नहीं आ रहा है इस चुनाव में।
लेकिन जो ग्राउंड पे गए समझ में आया कि हम टीवी बहुत देखते हैं, ये हमारी बीमारी है। जो टीवी पे लगता है वो जमीन की हकीकत नहीं है। जमीन की हकीकत कुछ और का है। जमीन पर दुख है और जमीन पर एक ऐसा आभास है जो धोखा हो रहा है। खबर उन्नाव से, जहां चौथे चरण में 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी के प्रत्याशी साक्षी महाराज के नामांकन से पहले रामलीला मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे। उन्होंने मंच से जनसभा में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। साथ ही संबोधन के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जब सपा की सरकार थी तो स्कूलों में तबेले खोलने की नौबत आ गई थी। आज हर किसान के खाते में 6,000 रुपए देने का काम भाजपा सरकार कर रही है। इसी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम भक्तों की छाती को गोलियों से छलनी किया था। सरयू के पवित्र जल को राम भक्तों के लहू से लाल लाल किया था। ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टी को तो वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। वो जिनके लिए आई थी, जिस पार्टी के लिए आई थी, उसकी 2 बार मैं जमानत जब्त कर चुका हूँ और तीसरी बार जनता ने जमानत जब्त कराने का मन बना। बैठते नहीं थे, लेकिन हमने कर्रा किया है कि सभी डॉक्टर समय से बैठेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। और मोदी जी ने तो इससे बढ़कर के काम कर दिया। घर में कोई बीमारी आती, किडनी फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कैंसर हो जाए, तो बीमार हो रहा तो आदमी पेंशन में नहीं जाता है। घर में और भी मेंबर होते थे। लखनऊ में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत एचएएल स्कूल के छात्र छात्राओं और एनसीसी के कैडेट्स को पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान संयुक्त रैली निकालकर लोगों को छात्र छात्राओं ने जागरूक करने का काम किया। छात्र छात्राओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर एचएएल परिसर में 5 किलोमीटर में पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की अपील करते हुए रैली निकाली, जिसमें 500 के आसपास कैडेट्स और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। एचएएल स्कूल की तरफ से इस रैली का आयोजन स्कूल की प्रिंसिपल किरण मिश्रा, कैप्टन जितेंद्र सिंह चौहान और सीके प्रसाद ने किया। खबर लखनऊ से है, जहां पर दूसरे चरण के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 9 जनपदों में अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कल वोट डाले जाएंगे। 8 लोकसभा क्षेत्रों में 7,797 मतदान केंद्र हैं। 17,698 मतदेय स्थलों पर मतदान के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। समस्त जनपदों में अभिसूचना तंत्र तथा सोशल मीडिया सेल को भी सक्रिय तथा सतर्क किया गया। विशेष प्रेक्षक, 8 सामान्य प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक तथा 12 व्यय प्रेक्षक ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में 1451 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जो सतत भ्रमण करेंगे पोलिंग स्टेशन का। 190 जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, 222 स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं तथा 1599 माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं जो ऑब्जर्वर की सहायता करेंगे दृष्टि रखने में। इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए द्वितीय चरण में 4,213 भारी वाहन, 3,251 हल्के वाहन तथा 79,338 79,338 मतदान कर्मी लगाए गए। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बागपत से, जहां पर मतदान में एक दिन पूर्व बड़ौद कस्बे में सर्व समाज ने बैठक करके बड़ा ऐलान किया है, जिससे राजनीति में खलबली मचा दी है। समाज ने राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान का बहिष्कार किया। दरअसल आपको बता दें कि बागपत लोकसभा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। समाज ने इस गठबंधन को सम्मान है या सौदा है पोस्टर लगाकर नाम दिया। इस बैठक में विभिन्न गांव के सम्मानित लोगों को आमंत्रित किया गया था। उसके बाद गायब होगा। आइए
खबर गाजीपुर से है, जहां पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्थान फाउंडेशन की ओर से सनातन धर्म की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश में बहुत कुछ बदला है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद आज हमारा समाज बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पिछले 10 वर्षों में सनातन संस्कृति की ऊर्जा का समय रहा। इन 10 सालों में जन जन की सोच में परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि एक परंपरा बन गई थी कि फूट डालो और राज करो, जबकि इससे हमारा देश पिछले 10 वर्षों में बाहर निकला है। ऐसे में लोग इस काम में लिप्त थे, उनका चेहरा भी बेनकाब हुआ। विचार करेंगे तो सैकड़ों वर्ष की गुलामी के पश्चात आज जो हमारा समाज है वो एक बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। यह परिवर्तन भी किस लिए संभव हो पाया? मुझे लगता है कि इसका विचार करना भारत के हर नागरिक के लिए बड़ा आवश्यक है कि संचार का समय रहा है और मैं मानता हूं कि जन जन के सोच में पिछले 10 वर्षों में बड़ा बदलाव आया है। एक परंपरा थी समाज में फूट डालो राज करो, मुझे लगता है कि उससे देश सब बाहर निकला है पिछले 10 वर्षों में। और ऐसे लोग नशेबाजी के लिए शर्त लगाकर महिला से चैन लूट करने वाले 2 लुटेरों को लखनऊ के पीजीआई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि 4 दिन पहले ही रिक्शा सवार मोनू से चैन लूट स्कूटी सवार अस्मित कुमार और आयुष सिंह ने की थी। दोनों ही लोग नशे के आदी हैं और महंगे शौक पूरा करने और नशे के चलते लूट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी पड़ताल के दौरान इनकी स्कूटी के जरिए इन दोनों को पकड़ लिया। लुटेरे अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। डीसीपी पूर्वी प्रबल प्रताप ने बताया कि आयुष ने लूट की ये पहली वारदात थी, जबकि अस्मित पेशेवर लुटेरा जो पहले अपने भाई के साथ मोबाइल पर्स और चैन लूट करता था, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में जाकर सुधर गया। लेकिन अस्मित ने लूट करने के लिए नया साथी आयुष को बनाया और गांजे और चरस के लती हैं। ये आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये 2 मुल्जिमान हैं जो कि एक स्कूटी पर सवार थे। नीले रंग की स्कूटी पर सवार होकर के इन लोगों ने एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें उत्तरोठिया के पास में जब एक महिला अब पीजीआई में भर्ती अपने परिवारीजन को देखने के लिए जा रही थी, उनकी ईवी व्हीकल के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर उनकी चेन स्नैचिंग की गई और उसके बाद चेन स्नैचिंग करने के बाद ये वृंदावन योजना की कॉलोनी जो है उसकी ओर मुड़ गए थे। इस सूचना पर जो है एसएचओ पीजीआई ब्रजेश तिवारी और उनकी टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया गया। इसमें चूंकि ये मुल्जिमान लगातार इस तरह की वारदात कारित कर रहे थे, तो चेकिंग के दौरान जब इस मुल्जिमान की सूचना मिली कि उन्हें इस तरह की वारदात की जा सकती है और इस तरीके के मुल्जिमान देखे गए हैं, तो उतरेठिया पुल के पास में चेकिंग के दौरान इन 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी की गई है। खबर बहराइच से, जहां एम्बुलेंस कर्मियों ने सड़क सुरक्षा और कर्तव्यों की शपथ ली। बहराइच जिले में एम्बुलेंस सेवा 108, 102 पर तैनात के स्टाफ के कर्मचारियों ने सड़क सुरक्षा और कर्तव्यों का निर्वहन करने की देर रात शपथ ली। इस दौरान रीजनल मैनेजर विवेक मिश्रा और प्रोग्राम मैनेजर सुधीर मणि त्रिपाठी ने सभी को नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। लखनऊ में दबंग रिकवरी एजेंटों ने दंपत्ति से बदसलूकी की। जबरन बाइक को रिकवर करने आए रिकवरी एजेंटों ने जमकर हंगामा काटा। बता दें कि मलिहाबाद में लोन रिकवरी एजेंटों का आतंक देखने को मिला। वसूली के दौरान दंपति ने बाइक छीन ली और विरोध करने पर मारने की धमकी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लिखित शिकायत करने के लिए दंपति को मलिहाबाद थाने भेजा था। आरबीआई द्वारा सभी बैंकों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रिकवरी एजेंट नियमों का उल्लंघन करते हुए काम नहीं करेगा। कह रहे हैं कि गाड़ी किस्त जमा करो या तो हम उठा लेंगे, ले चलो। जबरदस्ती है भैया, गाड़ी वहाँ से हमारी यहाँ ढंगा के लाए हैं। ये कौन? ये वाले भैया जबरदस्ती। क्यों भैया, आप कहाँ से हैं? नहीं भैया, जबरदस्ती लाए। बताइए, क्या नाम है तुम्हारा भैया? महावीर प्रसाद। कहाँ रहते हो? हम रहते हैं नरेंद्र में। क्या मामला है? बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित एनसी स्कूल के ग्राउंड में लोकसभा सभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत DM11 वर्सेज स्वीप 11 टीमों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। क्रिकेट की शुरुआत टॉस से हुई।
स्वीप 11 टीम के कप्तान जॉन मजिस्ट्रेट का वैन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय और निर्धारित 12 ओवर के मैच में स्वीप 11 टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 100 रन बनाए। से बॉलिंग फील्डिंग जो मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम जो बाराबंकी में चल रहा है उसके अंतर्गत आज स्वीप के क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था, जिसमें स्कूल कॉलेज के बच्चे भी सम्मिलित हुए थे और हमारे जो स्वीप की 11 थी, जो हमारी स्वीप की पूरी टीम है, जो लोग मतदाता जागरूकता का कार्य कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम और DM 11 के बीच में ये मैच हुआ है। इस मैच के फ्रेंडली मैच के माध्यम से हम लोगों ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस है, ये त्यौहार की तरह है और इसको त्यौहार की तरह ही मनाने की आवश्यकता है और सब लोग पार्टिसिपेट जैसे इस क्रिकेट मैच में कर रहे थे वैसे ही पूरे इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और सब लोग वोटिंग के दिन ज़रूर वोट करने के लिए। मैंने वही कहा कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और जो पार्टिसिपेट करने की स्पिरिट है, यही पूरे इलेक्शन प्रोसेस में भी हम सब लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग वोटिंग के दिन ज़रूर निकले और वोटिंग करें। महाराजगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। पंकज चौधरी ने कहा कि शहजादे और उनके पिता के सलाहकार सैम पित्रोदा ने कुछ समय पहले कहा था कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो माता पिता से मिलने वाली संपत्ति पर भारी भरकम टैक्स लगाना चाहती है, अमेरिका का कानून लागू करना चाहते हैं। उसमें जो एक लाइन है कि कांग्रेस अगर आएगी उसमें 55% टैक्स के रूप में सरकार को चली जाएगी और 45% वो अपने पैतृक संपत्ति में अपने परिवारजनों को दे सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक इरादा है, क्योंकि भारत की परंपरा रही है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही उसकी तैयारी करते हैं, जुटा करके तमाम कष्ट सह करके उस प्रॉपर्टी को बनाते हैं और ये भारत में नहीं चला जाएगा। वैसे तो राहुल गांधी का ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, सरकार दूर दूर तक उनकी बनने नहीं जा रही है, लेकिन जिस प्रकार की मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित किया है ये बहुत ही निंदनीय है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।